वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। सो आज है 18th ऑफ जनवरी। तो चलिए जानते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान की। हमने हमारी कल की वीडियो में देखा था कि किस तरह ईरान ने 3 कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान, इराक और सीरिया। यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पहली चीज़ हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, और वो एरिया जहाँ पे इनका बॉर्डर है वहाँ पे एक प्रोविंस है जिसे कहा जाता है बलूचिस्तान प्रोविंस। एंड ईरान ने इस बलूचिस्तान प्रोविंस में एक पर्टिकुलर मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर टारगेट करते हुए मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। उनका मानना है, ईरान का मानना है कि यहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल जो है वो एक्टिव है और उसके अगेंस्ट ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। नाउ इसे लेकर अपडेट आज के हमारे पेपर में ये था कि पाकिस्तान ने इस अटैक को स्लैम किया है, इसकी निंदा की है और ये कहा है कि ईरान ने पाकिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट किया है, इंटरनेशनल लॉज को वायलेट किया है और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर हाथ उठाया है। आज हमारा अपडेट ये आ रहा है जो कि आज के न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, हम इसकी बात कल करेंगे कि पाकिस्तान ने जवाब देने के लिए ईरान के ऊपर भी अटैक किया है। तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है विद अटैक ऑन ईरान। ये बात हम कल के न्यूज़पेपर में ज़रूर देखेंगे। पाकिस्तान ने ईरान के जो एम्बेसडर जो पाकिस्तान में आते हैं उनको ईरान से पाकिस्तान आने के लिए मना कर दिया है और कड़े शब्दों में निंदा की है ईरान के इस अटैक की। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरी सिचुएशन में। इंडिया हैज़ ओपनली डिफेंडेड ईरान। हमने ईरान का साथ दिया है यहाँ पे, और इंडिया का ये मानना है कि जब टेररिज्म का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात यही आती है कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक इसलिए किया क्योंकि वो एक मिलिटेंट ग्रुप को टारगेट कर रहे थे। तो ये देखते हुए इंडिया ने भी ईरान का साथ दिया है। ठीक है जी, तो इसकी डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे। एंड देन वी गोना टॉक अबाउट रिपोर्ट। तो इंडिया के अंदर एसर रिपोर्ट आती है। हमारे पास एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है प्रथम, जो कि इस रिपोर्ट को रिलीज़ करती है। इसका फुल फॉर्म है द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो इसकी कुछ फाइंडिंग्स आई हैं हमारे पास 2023 के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे हेडलाइन देख सकते हो, दैट ओवर हाफ ऑफ द यूथ इज स्ट्रगलिंग विद बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो इसकी डिटेल देखेंगे। और एक और आर्टिकल है हमारे पास इसी से जुड़ा हुआ, विच सेज दैट रूरल गर्ल्स वांट्स टू बी इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स बट दे आर चूजिंग आर्ट्स। ठीक है, तो एस्पिरेशंस अगर देखा जाए तो रूरल एरियाज़ के अंदर डॉक्टर्स और इंजीनियर बनने की ज़्यादा है, लेकिन जब चुनने की बारी आती है क्लास 11th में तो ज़्यादातर बच्चे आर्ट स्ट्रीम को चूज़ कर रहे हैं। तो और क्या डिटेल्स हमारे पास हैं इस रिपोर्ट में वो हम यहाँ पे देखेंगे। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। तो एक रीसेंट स्टडी आई है जिसका ये मानना है कि इससे पहले कुछ अनुमान लगाया गया था कि ग्रीनलैंड में कितना जो आइस कवर है वो लूज़ हुआ है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन न्यू स्टडी का ये कहना है कि जितना पहले सोचा गया था उससे 20% ज़्यादा जो आइस है वो मेल्ट हुई है ग्रीनलैंड में। तो इसकी डिटेल्स हम देखेंगे। एंड लास्टली इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से चाइना और ताइवान का जो डायमेंशन है वो भी लगातार न्यूज़ में है। हमने देखा कि किस तरह ताइवान के अंदर एक न्यू प्रेसिडेंट आते हैं, लेकिन आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसिफिक ओशन में एक स्मॉल आइलैंड नेशन है जिसका नाम है नौरू। और नौरू ने क्या किया है कि अपने ताइवान के साथ रिलेशंस जो हैं उन्हें एंड कर दिया है और चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं उनको और बूस्ट किया है। तो इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, ये सब पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिटेल्स देख लेते हैं पाकिस्तान और ईरान की सिचुएशन की। तो जो बातें हमने पहले की उन्हीं को एक बार क्विकली दोहरा लेते हैं। तो पाकिस्तान ने कड़े शब्दों में ईरान के इस अटैक की निंदा की है और हमने कहा है कि आज दिन की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने रिटेलिएट भी किया है और ईरान के ऊपर अटैक किया है। तो इसकी डिटेल्स हम कल के न्यूज़पेपर में देखेंगे। एक चीज़ आप ये देखें कि इस्लामाबाद हैज़ आस्क्ड द इरानियन एनवॉय who was in Tehran at the time of attack
नॉट टू रिटर्न। तो बेसिकली क्या मतलब है इसका कि जो ईरान के एम्बेसडर पाकिस्तान में थे वो अटैक के टाइम पे ईरान गए हुए थे और पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को पाकिस्तान में आने के लिए मना कर दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह ओपनली पाकिस्तान ईरान के इस अटैक के अगेंस्ट अपना एक स्टैंड ले रहा है। और साथ ही में पाकिस्तान ने ये भी कहा है दैट दे आर रिजर्विंग देयर राइट टू रिस्पॉन्ड एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स चूजिंग। तो ये कल कहा था पाकिस्तान ने कि वो अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे इस अटैक का, और आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर जो रिटेलिएट है, जो अटैक है, वो कर दिया है। एंड एक और चीज़ आप यहाँ पे देखें दैट इंडिया हैज़ बैक्ड द ईरान, और इंडिया ने कहा है कि ईरान जो भी कर रहा है वो टेररिज्म के अगेंस्ट कर रहा है, एंड ईरान इज़ डूइंग ऑल ऑफ दिस एज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, इंडिया इज़ बैकिंग अप विद ईरान। ठीक है जी। तो कल की वीडियो में भी हमने ये लोकेशन देखी थी, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान और ईरान देखते हैं, सो दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान, और यहाँ पे है आपकी बलूचिस्तान प्रोविंस, और ईरान ने इस बलूचिस्तान प्रोविंस में एक मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर अटैक किया, जैश अल अदल, और इसके बदले में ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे शुरू हुई। अच्छा, हमने कल ये भी देखा कि सिर्फ ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया था, कल ही ईरान ने सीरिया के ऊपर भी अटैक किया और इराक के ऊपर भी अटैक किया। हमने देखा था लोकेशंस का नाम इडलिब एंड इडलिब, ठीक है, कि सीरिया और इराक की वो कौन कौन सी लोकेशंस हैं। तो कल की वीडियो का वो लोकेशन वाला फैक्टर ज़रूर दोबारा देख लीजिएगा। मूविंग अहेड, बात करते हैं एजुकेशन की, और एजुकेशन को लेकर हमारे पास एसर रिपोर्ट आई है, द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एंड इससे रिलेटेड आज के पेपर में हमारे पास ये 2 न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ तो ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये एक एनजीओ रिलीज़ करता है जिसका नाम है प्रथम। ठीक है, ये एक सिटीज़न लेड हाउस होल्ड सर्वे है। तो ये एक तरह से सर्वे किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि इंडिया में जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं, एनरोल्ड हैं या नहीं, और अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पे वो किस तरह की एजुकेशन ले रहे हैं, उनका एजुकेशन का या फिर लर्निंग का स्टेटस क्या है। 2005 से ही ये एसर जो है वो इस तरह के जो सर्वेज़ हैं वो कंडक्ट कर रहा है इन ऑल द रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम एसर देखते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, हमें इस रिपोर्ट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो याद रखेंगे कि हमें क्लियरली ये रिपोर्ट एनरोलमेंट स्टेटस बताती है, और साथ ही में इन बच्चों का जो एजुकेशन स्टेटस, जैसे कि बेसिक रीडिंग का क्या लेवल है, एरिथमेटिक लेवल्स क्या हैं, तो वो भी ये असेस करती है। तो इस बार 2023 की जो एसर रिपोर्ट आई है इसका टाइटल है बियॉन्ड बेसिक्स। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली 14 से 18 साल के जो रूरल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया गया और उनकी फाउंडेशनल रीडिंग और एरिथमेटिक एबिलिटीज़ को असेस किया गया। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि रूरल एरियाज़ में या फिर हमारे पास एनरोलमेंट रेशियो क्या है, एनरोलमेंट का कितना परसेंटेज है। तो 14 से 18 साल के बच्चों में 86.8% बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, ठीक है, जो एनरोल्ड हैं। और जब हम यहाँ पे देखते हैं तो आज के टाइम पे 2023 में बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में 14 से 18 की एज ग्रुप में जो जेंडर गैप है वो कंपैरेटिवली कम है, लेकिन एज के हिसाब से जो हमारे पास एनरोलमेंट का गैप है वो हमें ज़रूर देखने के लिए मिल रहा है। वो कैसे? अगर आप 14 साल के बच्चों के एज ग्रुप देखेंगे तो उनमें सिर्फ 3.9% बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड नहीं हैं, लेकिन यही जब 18 साल के हम देखते हैं, जैसे ही उम्र बढ़ती है तो ये नंबर भी बढ़ता है। 18 साल में 32.6% बच्चे ऐसे हैं जो एनरोल्ड नहीं हैं। तो डेफिनेटली हमें जो डिफरेंस है वो एज के टर्म्स में ज़रूर देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि जेंडर गैप आज 2023 में हम इतना अवेल कर चुके हैं कि जेंडर गैप उतना नहीं है। हम 2023 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो सर्वे हुआ है ये 2023 में कंडक्ट किया गया है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे हमारे पास आई है वो ये है कि अगर हम 11th क्लास में देखें कि बच्चे कौन सी स्ट्रीम्स ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं या मैथ स्ट्रीम्स ले रहे हैं, तो ये देखा जा रहा है कि
आधे से ज़्यादा बच्चे, मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर टेकिंग आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। 55.7% बच्चे जो हैं वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं। एंड स्पेशली यहाँ पे हमें थोड़ा जेंडर गैप देखने के लिए मिल रहा है कि जो गर्ल स्टूडेंट हैं वो जो हमारे ये जो स्टेम स्ट्रीम है, साइंस एंड टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, यहाँ पे गर्ल्स की जो पार्टिसिपेशन है वो बॉयज़ के कंपैरिजन में कम है। 36.3% बॉयज़ ऐसे हैं जो कि स्टेम स्ट्रीम्स ले रहे हैं और सिर्फ 28% गर्ल्स ऐसी हैं जो कि ये साइंस, टेक और इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की फील्ड ले रही हैं। तो इसी को लेकर हमारे पास ये आर्टिकल था, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, जिसका टाइटल है रूरल गर्ल्स वांट्स टू बी इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स बट दे आर चूजिंग आर्ट्स। तो वो बेसिकली इस पर्टिकुलर फाइंडिंग से हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला न्यूज़ आर्टिकल है ये क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास हम ये जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो कि अर्थ हमारी जो हीट को रिलीज़ करता है उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है और जिस फिनोमिना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब देखें, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो हमारी अर्थ के ऊपर जो आइस कवर्स हैं वो मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हम ऐसे ही आइस कवर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है ग्रीनलैंड की। ये बहुत ही विजिबल है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रीनलैंड में सिग्निफिकेंटली जो आइस है वो लगातार मेल्ट हो रही है और उसी को असेस किया है एक स्टडी ने। तो एक न्यू रिसर्चर्स की स्टडी आई है फ्रॉम यूएस, जिन्होंने क्या किया है कि 2,40,000 से ज़्यादा सैटेलाइट इमेजेस को यूज़ करके उन्होंने ये स्टडी की है। फोकस कहाँ पे किया है, ये जो इमेजेस हैं वो ग्लेशियर के टर्मिनस पोजीशन की हैं। ग्लेशियर की टर्मिनस पोजीशन वो होती है जहाँ पे ग्लेशियर ओशन के साथ मीट करता है। तो 1985 से लेकर 2022 तक वो पॉइंट जहाँ पे ग्लेशियर और सी का जंक्शन होता है उसे ये दिख रहा है। अब आप खुद सोचें, अगर आइस मेल्ट हो रही है तो क्या होगा कि जो पॉइंट है इसमें आपको शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए बहुत सारी सैटेलाइट इमेजेस को यूज़ किया गया और ये देखा गया कि पहले जो एस्टिमेट किया गया था उससे काफ़ी ज़्यादा 20% ज़्यादा जो ग्रीनलैंड की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। प्रीवियस स्टडी ने ये देखा था कि 5,000 गीगा टन्स जो आइस है वो यहाँ पे जो है वो मेल्ट हुई है इन दी लास्ट 2 डिकेड्स, जिसकी वजह से सी लेवल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है। लेकिन जो न्यू स्टडी है उसका ये मानना है कि 1,000 गीगा टन्स, 1 गीगा टन 1 बिलियन टन के बराबर होता है, कि ओवर 1,000 गीगा टन या फिर आप कह लीजिए कि 20% ज़्यादा जो ग्रीनलैंड की जो आइस है वो मेल्ट हुई है इन द लास्ट 4 डिकेड्स। क्योंकि देखो 1985 से लेकर 2022 तक का एस्टिमेट हुआ था कि 20% ज़्यादा जो आइस है वो यहाँ पे मेल्ट हुई है। अब आप देखें, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास एंटार्क्टिका रीजन जो है वहाँ पे सबसे बड़ा आपके पास लार्जेस्ट आपको आइस कवर मिलेगा और वहाँ पे भी काफ़ी मेल्टिंग हो रही है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है ग्रीनलैंड, जहाँ पे वास्ट नंबर में आइस शीट्स प्रेजेंट हैं और जहाँ पे आप रिमार्केबली क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस आर्टिकल की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब भी सपोज़ आप कोई मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं जहाँ पे आप ये बताना चाहते हैं कि किस तरह सी लेवल राइज हो रहा है और किस तरह हमारे पास ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड की बात खास तौर पे कर सकते हैं और इस स्टडी के जो कुछ रेफरेंसेस हैं वो आप वहाँ पे दे सकते हैं। लास्टली बात करेंगे चाइना और ताइवान की। तो चाइना और ताइवान का इशू लगातार न्यूज़ में है, स्पेशली बिकॉज 13 जनवरी में ताइवान के जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं वो कंक्लूड होते हैं और ताइवान को अपना एक न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मिलते हैं। और ये जो प्रेसिडेंट हैं ये वहाँ पे जो DPP है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, वहीं से आए हैं और DPP का ये तीसरा टर्म है। अब DPP का जीतना पहली बार ताइवान में, ये चाइना के लिए भी मेजर ब्लो है। ठीक है, अब हुआ क्या, विद इन दीज फ्यू डेज जब ताइवान के जो इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं और वहाँ से आपको मेजर स्टेटमेंट्स मिल रही हैं, नाउरू जो कि एक स्मॉल आइलैंड नेशन है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अब वो ताइवान के साथ, मतलब तैपेई के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, दे विल ओनली हैव रिलेशन जब विद बीजिंग विद चाइना। ठीक है, अब देखिए नाउरू का ये जो डिसीजन आया है, जो शिफ्ट ये जो आया है,
ये बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइंस पे आया है। रीज़न बीइंग बिकॉज ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तेपेई से शिफ्ट करते हुए टुवर्ड्स चाइना, प्रो चाइना बीजिंग के साथ जोड़ रहे हैं। एंड ये प्रीवियस ताइवान प्रेसिडेंट के टाइम्स में भी हुआ। सेम चीज़ अब नारू ने किया है, क्योंकि यहाँ पे चाइना एक पैटर्न फॉलो करता है। वो पैटर्न क्या है कि जो स्मॉलर नेशंस हैं उन्हें चाइना ल्योर करता है, उनको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के प्रोमिसेस करता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें करता है, जिसके चलते जो ऐसे स्मॉल नेशंस हैं वो अपना स्टैंड जो है ताइवान से चेंज करते हुए प्रो चाइना होते जा रहे हैं। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ देर आर जस्ट 11 कंट्रीज़ विच रिकग्नाइज ताइवान, जबकि 2016 में 22 ऐसे कंट्रीज़ थे जो ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकग्नाइज करते थे। ठीक है, सो ताइवान और चाइना का ये इशू दोबारा न्यूज़ में आया है। अब इसे हम बहुत डिटेल में किसी दिन अलग से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम बात ज़रूर करेंगे 1992 कंसेंसस के बारे में। देखिए, चाइना और ताइवान के बीच में जो बोन ऑफ आप कह लीजिए कंटेंशन है, दैट इज़ अबाउट 1992 कंसेंसस। क्योंकि 1992 कंसेंसस ये था कि वन चाइना जो है वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो ताइवान के अंदर KMT थी और जो CPC थी, उनके बीच में ये कंसेंसस हुआ, जिसमें ये कहा गया कि येस, चाइना और ताइवान मिलकर एक वन चाइना बनेगा। हालांकि ये जो ताइवानीज कंसेंसस है उसके अगेंस्ट प्रेजेंट जो वॉइस ताइवान की आ रही है, ताइवानीज कंसेंसस के अगेंस्ट ये 1992 का कन्वेंशन है, कंसेंसस है, इसीलिए इसे फॉलो नहीं किया जा रहा। एंड इवन जो यंगर जनरेशन है ताइवान की, वो भी किसी भी तरह से अपने आप को चाइना के साथ नहीं जोड़ती। दे डू नॉट फील एनी काइंड ऑफ हिस्टोरिकल एफिनिटी विद चाइना। तो इसीलिए जो यंगर जनरेशन है वो ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी के तौर पे देखती है। उनका एक खुद का एक डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, एंड दे डू नॉट फील एनी बॉन्ड और एनी हिस्टोरिकल नैरेटिव्स विद द चाइना। ठीक है, तो ये लेते हुए हमारे पास जो 1992 कंसेंसस था वन चाइना का, उसे ताइवान की प्रेजेंट जनरेशन उससे रिलेट नहीं करती। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।